गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज लेक्चर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। उसका रीज़न है कि इसका यूज़ आगे अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन और अदर सिंप्लीफिकेशंस जो हम यूज़ करते हैं अर्थमेटिक के अंदर भी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तो हर जगह इसका यूज़ है। तो ये तो हो गई इसके इम्पोर्टेंस की बात। प्लस ये भी जानना ज़रूरी है कि क्लासेस चल क्यों रही हैं। क्लासेस इसलिए चल रही क्योंकि इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और लेक्चर को पूरा देखें। और अगर कोई कमी कुछ नज़र आती है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और अच्छे लेक्चर्स बना सकता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, रेशो एंड प्रोपोर्शन जैसा कि हम इसका हिंदी में जानते हैं, इसका मतलब अनुपात होता है। मतलब किसके अनुपात में कौन चीज़ कितनी बड़ी, मतलब ये एक तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि कंपेयर करने के लिए होता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, जैसे यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जैसे ए रेशो बी, ये जो ऐसे लिखा जाता है 4 टाइम्स डॉट डॉट करके लगाया गया, इसका मतलब इक्वल्स टू होता है सी रेशो डी लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर हम ये नहीं जानेंगे तो हमें हर जगह बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि अब पता लगा कि हमें सिंप्लीफिकेशन में कोई चीज़ किसी को ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, तो अब हमें उसमें दिक्कत हो रही है, तो वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। अगर हम इसको सीख लेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा कि ए बाई बी हमने लिख दिया और सी बाई डी लिख दिया, तो डी के फॉर्म में फोर्थ प्रोपोर्शन है, तो डी के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ने में हम क्या देखेंगे कि मान लीजिए ए रेशो बी, अब इसमें क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शन में कि दो टर्म्स मान लीजिए सेम हुई हमारे पास, ठीक है, बीच में। तो हमने क्या किया, ए रेशो बी, और ये तो मैंने पहले ही बताया कि ये 4 टाइम्स जब ऐसे यूज़ होता है तो इसका मतलब इक्वल होता है। ठीक है, और बी रेशो सी दिया हुआ, तो ए बाई बी, बी बाई सी। अब हम इसको पूरा सी के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, क्योंकि 3 टर्म्स यूज़ हुई है थर्ड प्रोपोर्शन, तो इसीलिए हम थर्ड प्रोपोर्शन कैलकुलेट। मीन प्रोपोर्शन में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए बीच की 2 टर्म सेम है, ठीक है, मतलब हम मीन प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। तो जैसे ए रेशो बी हमने लिखा, सी रेशो बी लिखा, और तो हमने क्या किया उसके बाद इसको सी के फॉर्म में टोटल, क्योंकि मीन की बात कर रहे हैं ना, तो मीन हम जनरली क्या जानते हैं, मीन होता है वो बीच वाला टर्म, तो इसलिए हम उसको बीच वाले टर्म सी की फॉर्म में पूरा कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आ गया फ्रेंड्स। इनका मेन यूज़ जो आपको मिलेगा वो इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स में आप आगे आपको करवाऊंगा उसमें मिलेगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि रेशो को हम लिख किस किस फॉर्म में सकते हैं, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हम देखते हैं पहले, जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये है आपके सामने रेशो रिटर्न इन 4 टाइप्स। हम रेशो को 4 टाइप्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने ये देखा कि मान लीजिए कहीं लिखा हो ए रेशो बी, तो मान लीजिए ए रेशो बी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ए अनुपात बी, इसको हिंदी में अनुपात ही बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए ये ऐसे कर समझ सकते हैं आप कि ये जो ए है वो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बी जो है ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसी सेम एज इट इज़ दिया हुआ है, ए 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, बी 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें क्या दिया हुआ, ए 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, बी 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, ए 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, बी 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रेंड्स, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ऐसे ट्रांसफॉर्म या चेंज करना पड़ेगा हमको प्रॉब्लम्स में, तो इसलिए वहाँ फास्ट कैलकुलेशंस करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को यहीं समझ लें, नहीं तो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये भी आपको, ये तो खैर बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता ही होगा, ए बाई बी का मतलब होता है ए न्यूमरेटर होता है, बी डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, इसके अलावा अभी रेशो एंड प्रोपोर्शन जब मैं आपके लिए कंप्लीट पढ़ाऊंगा जब आपको, तब उसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे कि रेशो एंड प्रोपोर्शन मैंने यहाँ क्यों बताया था, क्योंकि इसका बताया मैंने आपको यूज़ कि अभी सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में इसका मैक्सिमम सफिशिएंटली यूज़ करने के लिए मैंने इतना सिर्फ आपको जानकारी दी है कि ऐसे ऐसे हम लिख सकते हैं। सॉल्व करना इस पर प्रॉब्लम बेस्ड जो प्योरली कोर कॉन्सेप्ट होगा इसका रेशो प्रोपोर्शन का, वो मैं आपको डिस्कस करूँगा जब ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ाऊँगा। ठीक है, आप देखते हैं हम परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब हम कैसे परसेंटेज को इंक्रीज डिक्रीज
करते हैं। मतलब जैसे आपने कभी एक जनरल टर्म सुनी होगी, ये चीज़ इतने % इंक्रीज़ हो गई, और कभी ऐसा सुना होगा कि ये चीज़ इतने % डिक्रीज़ हो गई। अब पता लगा वहाँ हमें एट ए टाइम क्लिक ही नहीं करता कि हम कैसे समझ सकते हैं इसको। तो हम इसको समझ कैसे सकते हैं, मान लीजिए हमारे सामने दिया 40% कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही, तो 40% को हम 2/5 लिख सकते हैं। अब कुछ लोग तो यही कन्फ्यूज हो गए होंगे 2/5 आया कहाँ से। तो 2/5 लाने का भी तरीका मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये तो हम जानते हैं न्यूमरेटर ही डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो हम क्या, इसको थोड़ी देर के लिए हम ये ना समझ के ऐसे समझें कि मान लीजिए किसी चीज़ का 10% क्या होता है। 10% क्या होता है, 1/10। हमने पहले जब लेक्चर नंबर 2 जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें सारे परसेंटेज 1 2 लेके 25 तक परसेंटेज डिस्कस किए थे, जो कि मैंने तभी कहा था कि इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये आगे चल के कम। 10% का मतलब ये होता है 1/10 हो गया। ऐसे ही 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होगा 2/10 हो गया। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 1/5 भी लिख सकते हैं। सेम एज इट इज़, मान लीजिए 22 या 40 होता है, तो हम इसको 40% मान लीजिए आ गया, तो 40% 2/5 हो गया। अब मान लीजिए, अब बताते हैं, जैसे ये तो हो गया बेसिक समझने के लिए, ठीक है। अब इसको मान लीजिए हमने देखा कि 40% इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब 2/5 दिया हुआ है तो वो इंक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब कि बेस तो ये है हमको 5, 2/5। अब बेस में कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है भाई, तभी तो, अगर मान लीजिए कोई चीज़ कहीं इंक्रीज़ हो रही है तो उसके बेस रेट को चेक करेंगे ना पहले, तभी तो हम ये कहेंगे कि ये चीज़ इतने % इंक्रीज़ हो रही है, इतने गुना इंक्रीज़ हो रही है, तभी तो आदमी कहता है। तो 5 पे 2 इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम बेस हमारा क्या था 5, इंक्रीज़ कितना हुआ 2, तो यहाँ 7 हो गया। अब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में कितना हो गया 7/5। सेम एज इट इज़, मान लीजिए कोई चीज़ कही जाए कि 20% इंक्रीज़ हो रही है, तो 20% इंक्रीज़, 20 को हम फ्रैक्शन में किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/5 के फॉर्म में। 1/5 का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ का बेस मान लीजिए 5 था और वो 20% इंक्रीज़ हो रही, तो 5 का 20% इंक्रीज़ होना मतलब 5 से वो 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 मतलब 6/5 हो गया, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए 14.28% है कोई चीज़, तो उसको हम लिख कैसे सकते हैं फ्रैक्शन में, 1/7 लिख सकते हैं। अब 7 में मतलब कोई भी चीज़ 14.2% 28% कोई भी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कहीं बेस 7 दिया हुआ है तो वो चीज़ एक उस पर इंक्रीज़ हो रही है। तो वही हमने किया है कि जैसे ओल्ड में हमने क्या किया कि मान लीजिए 7 है तो 8 हमारा इंक्रीज़ होके हो गया, तो ऐसे में इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कितना हो गया 8 और 7, ठीक है। ऐसे मतलब 8/7, क्योंकि यहाँ पे एक इंक्रीज़ हो गया। अब मान लीजिए 16.66% दिया हुआ है, ठीक है, ये डिक्रीज़ हो रहा है किसी चीज़ का, तो इसको क्या करेंगे, 16.66% कितना होता है, मैंने आपको परसेंटेज में बताया था जो बेसिक परसेंटेज डिस्कस किए थे लेक्चर नंबर 2 में, 1/6 होता है। 1/6 में का मतलब क्या है कि 6 में कोई चीज़ 16.66% डिक्रीज़ हो रही है, मतलब 1/6%। मान लीजिए हम 6 को बेस मान लें, ठीक है, तो 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर जो भी इसका होगा, ठीक है। अब 25% कोई चीज़ डिक्रीज़ हो रही, इसका मतलब क्या है कि 25 को हम लिख क्या सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/4 लिखने का मतलब क्या है कि 4 के बेस पे कोई चीज़ एक डिक्रीज़ हो रही है, मतलब कि जैसे 4 हमने लिखा, फोल्ड हमारा पहले का था, उस पर एक डिक्रीज़ हो गई, 3 हो गया, तो ये अगला जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया वो क्या बन गया, 3/4 बन गया, ठीक है, डिक्रीज़ होने के बाद, क्योंकि उस कंप्लीट डिक्रीज़ हो। अब मैं आपको एक और बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स में मैक्सिमम कन्फ्यूज करता है बच्चों को, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 100% कोई चीज़ है, मान लीजिए हम ये कह दें कि ये चीज़ 100% इंक्रीज़ हो रही है। 100% इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि 100% इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये 1 दिया हुआ है, ठीक है, 100% इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, मैंने आपको परसेंटेज के लेक्चर में पढ़ाया ही था। तो 1 इंक्रीज़ हो रही है मतलब ये 2 हो जा रहा है, ठीक है। 200% इंक्रीज़ होने का मतलब कि 100% मतलब 1 हो रहा है, और 200% का मतलब 200% इंक्रीज़ हो रहा है, तो बेस किस पे, बेस 100% पे 200% इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो मतलब 1 पे 3 हो गया, क्योंकि 200% इंक्रीज़ हो गया। ऐसी 400%, कोई चीज़ 400% इंक्रीज़ होगा मतलब, तो मतलब 100 बेस हो गया तो उस पर 400% इंक्रीज़ होगा। तो 400% इंक्रीज, मान लीजिए 100% का 1 हो गया और उस पर 400% इंक्रीज़ होगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सिर्फ समझाने के लिए आज का लेक्चर, ठीक है। बेसिक टर्म्स इसीलिए ली गई थी आपके लिए कि आप लोग आसानी से समझें। फ्रेंड्स, यही एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें, और ये ऐसे लेक्चर्स हैं कि ये कोई भी पढ़ सकता है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाला भी आप अपने बच्चों को जानकारी के लिए भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, ठीक है, ओके, थैंक यू।